आपसे पूछा जाए कि नियोहेक्सेन की संरचना लिखिए, क्या लिखेंगे आप? नियोहेक्सेन। नियो का मतलब है ये वाली 5 कार्बन तो इस प्रकार से होंगे ही होंगे, और एक छठा कार्बन आप कहाँ जोड़ सकते हैं? सारी चारों स्थितियां समान है, इसलिए ऐसे कर दीजिए। ये CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये है नियोहेक्सेन। अब इस नियोहेक्सेन का जो है, इसमें आप बताएं कितने प्राथमिक कार्बन है इसमें? 1 डिग्री कितने हैं? एक ही है। हर सिरे वाला कार्बन 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री जिससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, और ये चतुष्क। ठीक है, क्लियर है? तो नियो शब्द कब आया? जब इस प्रकार की स्थिति है तब नियो शब्द आया। नियो कब आया? जब ऐसा है। ठीक है ना? तृतीयक को देख के आप नियो की तरफ अपना वो दिमाग नहीं लगाएं। ये कैसा है? तृतीयक समूह है ये, यहां से तृतीयक। आइसो शब्द जो है IUPAC में, अगर मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा इस उदाहरण को आप। 6 कार्बन इस तरीके से बना लीजिए। पहले कार्बन नंबर, मान लीजिए ये श्रृंखला है कार्बन की, ठीक है। दूसरे कार्बन पर एक समूह, मेथिल समूह आप प्रतिस्थापी लगा दीजिए, और कार्बन नंबर 3 पर आप ये लगा दीजिए। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला में अंकन, नंबरिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया है सीधा। लंबी श्रृंखला चुन ली है मैंने। अब इसका नाम आपको बताना है कि नाम क्या होगा इसका। स्पष्ट हो रहा है आपको? दिख रहा है कि इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, है ना भाई? 2 प्रतिस्थापी है ना। अब दोनों में 2 प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं? एक तो इस पे लगा हुआ है, वो कौन है? और जो इस पे लगा हुआ है वो कौन है? आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये बीच वाले से लग रहा है। सिरे से लगता ना तो वो क्या होता? नॉर्मल प्रोपिल होता। प्रोपिल समूह के 2 ही समावय मैंने आपको बताया था, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल समूह जो है, अब जब नाम लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? एक जना बोलिए, एक जना, 1 मिनट बता दें। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। 2 मैथिल, ये अंग्रेजी वर्णमाला में एम आ गया। 1 मिनट रुको आप, एक बात हो जाए पहले। आइसोप्रोपिल, हेक्सेन, आपस में बात नहीं, मेरे से बात करिए। आप बताइए, इज इट करेक्ट? सही है क्या ये? अंग्रेजी वर्णमाला में आपने क्या देखा? मैथिल और आइसो देखेंगे या पी देखेंगे? आपके हिसाब से पी देखेंगे, है ना? लेकिन ये गलत है। इस आइसो शब्द का जो आई है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कंसीडर करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जब आइसो समूह लगा हुआ हो तो आइसोप्रोपिल का आई देखेंगे, पी नहीं देखेंगे आप। सामान्य तौर पर इन शब्दों को छोड़ देते हैं। जैसे सेकेंडरी ब्यूटिल है तो बी देखेंगे, सेकेंडरी नहीं देखेंगे। द्वितीयक ब्यूटिल है ना, तो द्वितीयक का सेकेंडरी एच नहीं देखेंगे, बी देखेंगे, क्योंकि वो ब्यूटिल को रिप्रेजेंट कर। लेकिन आइसो शब्द जब आता है तो आप ये नोट कर लीजिए कि आइसो का आई अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाएगा। क्लियर कर लिया आपने? जो आप गलती कर रहे थे उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि गलती करने से आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा कि आपने गलत बोला। अब आप सही ध्यान रखिएगा कि इसमें इसका नाम होगा 3 आइसोप्रोपिल 2 मैथिल
हेक्सेन, राइट, क्लियर। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो एल्किल मूलक हैं उसकी बात की हमने, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप इसमें। चित्तौड़ से कोई सवाल है क्या? है सर ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है या अनएरोमेटिक यौगिक? कैसे पता लगाना है मतलब? प्रयोगशाला में पता लगाना है या यहाँ पे इसमें संरचना के पहचान आधार कैसे पर? करेंगे? संरचना देख के। संरचना संरचना देख के पता लगाना चाहते हैं आप? मतलब एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे? पहचान का मतलब आप प्रयोगशाला में करना चाहते हैं या संरचना देख के? जैसे मैंने ये लिखा, अब आप पहचानना चाहते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं, यही है ना सवाल आपका? हाँ हाँ सर, संरचना देखिए। संरचना देख के। इसमें हक्कल्स रूल का देखना पड़ता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम देखना पड़ता है एक, और दूसरी बात है संरचना समतलीय होनी चाहिए। ये दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। हक्कल रूल का पालन होना चाहिए, उसमें किसी भी यौगिक में जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन होता है वो एरोमेटिक होते हैं। जैसे आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था, फ्यूरेन था, इसके अंदर ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये n क्या है पहले ये समझ लें आप। 4n+2 में, वैसे ये एरोमेटिक यौगिक पढ़ाएंगे तब आएगा, लेकिन फिर भी अभी आपने पूछा तो बता रहा हूँ। n यहाँ क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे? नहीं, ये केवल संख्या है, 0 1 2 3। n इज ओनली नंबर। ये जैसे CnH2n+2 में कार्बन की संख्या होती है वैसे नहीं है। तो यहाँ अगर आप जीरो रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? n बराबर 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, और अगर n बराबर 1 है तो कितने होंगे? 6। इस प्रकार से आप n बराबर 2 हो तब भी कर लीजिए, कितना आ जाएगा? मतलब जिन यौगिकों में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो और समतलीय आकृति हो वो एरोमेटिक होंगे। तो इस यौगिक में क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे और 2 इस ऑक्सीजन के पास से, इसको एरोमेटिक उसमें काम आते हैं। तो इस प्रकार, और ये समतलीय आकृति होती है इसलिए क्या है? एरोमेटिक है। और ये भी एरोमेटिक है क्योंकि ये समतलीय आकृति है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हक्कल नियम के आधार पर हम एरोमेटिक यौगिकों का पता लगाते हैं। बैठिए, क्लियर हो गया? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। एल्केन के बाद एल्कीन, इसके ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो हैं, एल्कीन और एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, CnH2n। और यहाँ n कितना होगा? है? कार्बन की संख्या है लेकिन कितनी होगी? एक होगी क्या? 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 3 4। कई बार इतने छोटे से सवाल जो अपन बहुत जल्दी में गलत कर सकते हैं ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। CnH2n ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। उदाहरण के तौर पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन इसको बोलते हैं, इसका ये ट्रिवियल नेम है, व्युत्पन्न नाम है। ऐसे ही ये प्रोपीन जो IUPAC में बोलते हैं, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, इसका क्या नाम होगा? ये आइसोब्यूटिलीन है।
इनके क्या है, कुछ आईयूपीएसी नाम तो जैसे आपको पता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और ये 2 मेथिल प्रोपीन, लेकिन ये नाम भी आपको याद रखने चाहिए। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं अपन, जैसे एल्किल समूह बनता है एल्केन में से हटाने से, ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे उसको, उसको कहेंगे एल्किनिल समूह। वहाँ एल्किल बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, एल्किनिल समूह। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एल्किनिल समूह, एल्किनाइल, एल्काइल वैसे एल्किनाइल। इसमें आप 2-3 एल्किनिल समूह ध्यान रखिएगा। एक तो ये ध्यान रखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, वाइनिल समूह, ठीक है, वाइनिल समूह कहलाता है। और ऐसे ही प्रोपीन में देखिए, प्रोपीन में 2 प्रकार की हाइड्रोजन है। एक तो कौन कौन सी हटा सकते हैं अपन, अगर ये वाली हटाएंगे तो ये होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एलिल समूह। फ्री संयोजकता कहाँ है, मुक्त संयोजकता यहाँ पर है, इसको कहते हैं एलिल। और अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें आप, तो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिनिल। आइसोप्रोपिनिल। ये 3 एल्किल समूह आप याद रखिएगा। बाकी सब में जहां से भी ये एल्किल समूह जुड़ेगा वहीं उस कार्बन को 1 नंबर देना पड़ेगा। कार्बन श्रृंखला में कोई भी एल्किल समूह अगर जुड़ता है, ऐसा समूह, तो जिस जगह से जुड़ेगा उस जगह नंबर देना पड़ेगा कार्बन को। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से जुड़ता है, इस जगह से जुड़ता है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बाकी ये जो 3 उदाहरण दिए हैं ये आपको अपवाद स्वरूप या यूं कह लीजिए विशेष तौर पर याद रखने हैं, वाइनिल, एलिल और आइसोप्रोपिनिल। ध्यान रहेंगे। वाइनिल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक फ्री वैलेंसी, फ्री संयोजकता। एलिल क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर एक फ्री वैलेंसी है, फ्री संयोजकता है, ये डबल बॉन्ड से अगले कार्बन, तो इसको एलिल बोलते हैं। और बीच वाले पे तो इसको आइसोप्रोपिनिल बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर एल्काइन में अगर आप देखेंगे तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, इनका सामान्य नाम होता है एसिटिलीन। पहला सदस्य क्या कहलाता है, एसिटिलीन। एक तरफ H हटा के आप ये लगा दीजिए CH3, इसको कहेंगे मैथिल एसिटिलीन। क्या कहेंगे, ये एथिल मैथिल एसिटिलीन। एक तरफ मैथिल लगा दिया, एक तरफ एथिल लगा दिया, एथिल मैथिल एसिटिलीन। ये CH3 है, ये C है। अब ठीक है, इसकी जगह अगर एथिल लगा दें तो क्या होगा, C2H5 लगा दें तो एथिल एसिटिलीन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एसिटिलीन जो है ये सामान्य नाम है, इसके कॉमन नेम है एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन और एथिल मैथिल एसिटिलीन। अब अगर आप इसमें आईयूपीएसी में क्या करेंगे, इसको आईयूपीएसी में तो क्या होगा, नंबर देना पड़ेगा। ये इथाइन है, एथाइन, ये प्रोपाइन और ये 2 ब्यूटाइन है या पेंटाइन है,
2 पेंटाइन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको जैसे ब्यूटेन लिखा आपने, ऐसे लिखा ब्यूटेन, लेकिन ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना, और ब्यूटीन अगर है तो ऐसे भी आ सकता है। तो आजकल इस तरीके से भी आपको ऐसा लिखा हुआ है, आप कहोगे मैंने तो यही पढ़ा अब तक और ये कैसे आ गया, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, ऐसा नहीं हो। तो आप थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। अब इसका जो मूलक बनेगा एक एच हटाने के बाद में, वो क्या कहलाएगा, इसका देखिए, इसको क्या बोलेंगे, जैसे एल्काइन होता है, एल्कीन था तो एल्कीनाइल बोला था, एल्कीनिल बोला ना अपन, ये रहा, इसको बोलेंगे एल्काइनिल, एल्कीनिल ऐसा कर दीजिए, एक एच हटने के बाद में एल्कीनाइल मूलक, इंग्लिश में ऐसे आएगा, वाई आता है ना, इसलिए एल्काइनाइल। यहाँ ई है, ये देखिए ई है, और यहाँ वाई है, क्योंकि ये एल्काइन होते हैं ना, एल्काइनाइल। अच्छा, इससे पहले एक ये नाम बताइए आप, ये किसको क्या बोलेंगे, कॉमन है, नहीं दिख रहा है, बताइए। एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन, एथिल मैथिल एसिटिलीन, इसका नाम क्या होगा, है? नहीं, आईयूपीएसी नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं व्युत्पन्न प्रणाली वाला नाम पूछ रहा हूँ, जैसे एसिटिलीन लिखा, मैथिल एसिटिलीन लिखा, एसिल मैथिल एसिटिलीन लिखा, ऐसे। बैठो बैठो, ये मैथिल है, ये आइसो प्रोपिल है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल एसिटिलीन, ठीक है। ये आईयूपीएसी नाम नहीं लिखा मैंने, आईयूपीएसी में ध्यान रखना आपको, ठीक है। आईयूपीएसी में तो ये आएगा ही नहीं शब्द, क्योंकि इसमें चेन में आ जाएगा ये 1 2 3 4 5, 4 मैथिल पेंटाइन हो जाएगा। अब ये जो है, इसमें से एसिटिल में से एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे एथिनाइल, ये लिखा ना मैंने, इंग्लिश में लिखे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ETHYNYL, इथाइनाइल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइनाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम और उनके मूलक क्या हो सकते हैं, नॉर्मल आइसोनियो शब्द क्या हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री क्या हो सकता है, ये सब आपने देख लिया। संकरण क्या होता है ये आपने समझ लिया, और संकरण के आधार पर आप संरचनाएं कैसे बनाएंगे वो आपने समझ लिया। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट टर्न पे आप ये सारा कुछ याद करके आएंगे, पहले इस पर कुछ सवाल कराएंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।